नमस्कार। गैसेस स्टेट के चैप्टर में हम लोग लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि गैसेस क्लोजन नंबर, क्लोजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, डिविएशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ऐसा क्यों होता है कि आइडियल बिहेव गैसेस शो नहीं कर पाती है? किसी भी गैस के आदर्श व्यवहार के विचलन को कारण जो माना जाता है, विचलन को संपीड़ितता गुणांक के द्वारा, जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि गैसों में संपीड़ितता की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। एक गैस मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण P1 V1 = RT, संपीड़ितता गुणांक Z की बात करें तो Z = P1 अपॉन P1 V1, तो ब्रैकेट में लिख देंगे इसको P1 V1 P1 V1 P1 RT, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अतः किसी आदर्श गैस के संपीड़ितता गुणांक सदैव इकाई होना चाहिए। सन 1818 में एग्रीमेंट नाम द्वारा स्थिर ताप पर कुछ गैसों के संपीड़ितता गुणांक और दाब के मध्य एक ग्राफ आरेखित किया गया। Z = PV अपॉन NRT, N मोलों की मोल गैसों के लिए है। तो इस तरह का एक ग्राफ मिला है। ये प्रेशर वर्सेस संपीड़ितता गुणांक, तो देखा गया कि इस तरह का ग्राफ मिला, जो ये CO के लिए, H2 के लिए, CH4 के लिए, NH3 के लिए ग्राफ हमारे को देखने को मिला। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर ये CO के लिए है, ये CH3 के लिए, H2 के लिए है, ये अलग अलग गैसों NH3 के लिए आदर्श। अब तो क्या इस ग्राफ से क्या सिद्ध हुआ कि आदर्श गैसों के लिए आरेख को जब भी हम एक रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं तो ये रेखा दाब अक्ष के समानांतर होती है। अर्थात आदर्श गैस के लिए सभी दाबों का जेड का मान इकाई मानी Z क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए सभी दाब जेड का मान इकाई से अधिक होता है, इसलिए इसमें डी एक देखा, एक हो गया जब तक ये डैश डैश से दिखा दिया। एक से अलग हो गया तो ये ऊपर गई, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ दिखाएगी, मानी 1 उससे ऊपर होता है। तो हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को जब देख रहे हैं तो इसी लाइन से ऊपर की तरफ शो कर रही है। अर्थात क्या हुआ कि सभी इसमें जो संपीड़ितता आदर्श गैसों से कम होती है, अर्थात इनकी संपीड़ितता आदर्श गैसों से क्या होती है, कम होती है, मानी कंप्रेस करने की प्रॉपर्टी कम होती है। तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसको कह सकता हूं। अत्यंत कम दाब होने पर गैसों की संपीड़ितता गुणांक जेड का मान 1 के बराबर होता है। अतः अत्यंत कम दाब पर सभी आदर्श गैस व्यवहार समान रूप से दिखाती है। सभी गैसें जो आदर्श Z = 1 और दाब अगर कम हुआ तो आदर्श व्यवहार शो करेगी। उच्च दाबों पर गैसों के लिए जेड का मान इकाई से अधिक होता है। जब प्रेशर बढ़ा दिया तो जेड का मान अर्थात 1 से अधिक होता, तो उच्च दाब पर गैसों में संपीड़ितता कम हो जाती, जो कि ये इस केस में हमारे को देखने को मिली है कि यहाँ पर क्यों जो उसकी जो आदर्श व्यवहार माने कि ऊपर की तरफ देखने को मिला हमारे को। इसके बाद में देखते हैं कि साधारण से कम दाब पर जब भी CO2, CH4, NH3 गैसों के लिए जेड का मान क्या होता है, 1 से, मतलब जेड का मान 1 से कम होता है। अर्थात इन गैसों में दाब में आदर्श गैसों की तुलना में अधिक संपीड़ितता देखने को मिलती है, क्योंकि कम दाब पर दीर्घप्रासी आकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाते हैं, संपीड़ितता कम होने लगती है, दाब बढ़ने के साथ साथ जेड का मान कम होता है। अर्थात निश्चित दाब पर न्यूनतम होकर दाब के साथ पुनः बढ़ने लगता है। अर्थात आदर्श गैसों की तुलना में कम दाब पर संपीड़ितता दिखाती है, क्योंकि इस परिस्थितियों में अणु के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाता है। इसलिए यहां ये मैं कह सकता हूं कि यहां ये देखने को मिले ये गैसें इससे नीचे की तरफ, जो डॉटेड लाइन है उससे नीचे की तरफ, जैसे CO, फिर CH4, फिर NH3, ये अपना इफेक्ट शो करती है। CH4 और CO उच्च दाब पर तथा NH3 गैस कम दाब पर आदर्श गैस की तुलना में अधिक विचलन दर्शाती, जो कि पिछले वाले ग्राफ में हम अच्छी तरह शो कर चुके हैं कि ये आदर्श व्यवहार है, ये H2 का बिहेव है, ये हमारे पास हीलियम का बिहेव है, ये CH4 का बिहेव है, ये CO का बिहेव है, ये NH3 का बिहेव है। तो इस बिहेव में विचलन अधिक दिखाती है। तो विचलन पे तो क्लियर हो गया कि विचलन का कारण जो बताया गया उच्च दाब और निम्न दाब बताया गया, लेकिन आदर्श गैस जो ताप का भी क्या प्रभाव पड़ता है कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द डिविएशन ऑन द आइडियल बिहेव। इन्हें एडमेंट नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ताप ह्रास अगर -70 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में नाइट्रोजन गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक और दाब के लिए अलग अलग इसने आरेख खींचे। कैसे खींचा, ये दाब और संपीड़ितता गुणांक, और यहाँ पर टेम्परेचर दिया -70, -25, 20 और 50। तो देखिए इसका जो ग्राफ है ये इस तरह से प्राप्त हुआ ब्लो लो जाकर के। तो ये नाइट्रोजन गैस के लिए स्पेशल स्टडी की गई टेम्परेचर के साथ में, तो इस तरह का हमें इसमें आरेख मानी ग्राफ प्राप्त होता है। उपरोक्त में ग्राफ से हमें दिखता है कि ताप बढ़ाने के साथ साथ वक्र का नमन DIP माने कि जो बोलते हैं डिप लेवल, जो ग्राफ में हमें शो कर रहा है,
कम हो जाता है, निम्नतम और कम दाब पर खिसक जाता है दाब की ओर। अतः एक विशेष ताप पर नमनतम बिंदु जो न्यूनतम बिंदु है जहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड संपीड़ित अक्ष पर पहुंचता है, इस ताप पर दाब परास 0 से 100 वायुमंडलीय दाब में नाइट्रोजन गैस के लिए जेड का मान लगभग 1 के बराबर होता है, अर्थात नाइट्रोजन गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। इस ताप पर नाइट्रोजन को बॉइल टेम्परेचर, बॉइल बिंदु जो बोलते हैं, बॉइल टेम्परेचर बोलते हैं, उस बॉइल टेम्परेचर वाला पॉइंट माना जाता है। अतः जिस ताप पर वास्तविक गैस आदर्श के सापेक्ष परिसर में, माने कि उस रेंज में आदर्श गैस के नियम की पालना करती है, उसे बॉइल टेम्परेचर या बॉइल बिंदु कहते हैं। इसे टीबी से व्यक्त करते हैं। अलग अलग गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए टीबी की जो वैल्यू होती है वो -165 डिग्री सेंटीग्रेड और 240 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस प्रकार गैसें कम ताप और अधिक दाब पर आदर्श विचरण से विचलन प्रदर्शित करती है। जब भी हम ताप कम कर दे, दाब अधिक कर दे, तो डिविएशन शुरू हो जाता है, मैंने डिविएशन इसमें देखने को मिलता है। चार्ल्स और गेलुसाक ने विचलन, इस डिविएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया? इस नियम के अनुसार सभी दाबों पर गैसों का आयतन प्रसार गुणांक मान 1/273.5 केल्विन जो होता है या 0.00361 होना चाहिए। एग्मेंट डाउन के साइंटिस्ट ने बताया कि प्रक्षेपण केवल कम दाब पर प्राप्त होता है, दाब बढ़ाने के साथ विचलन में वृद्धि हो जाती है। तो अवोगाद्रो ने इसको विचलन को इस तरह रिप्रेजेंट किया। उसने कहा किसी गैस को 1 मोल का आयतन 273.5 केल्विन ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर 22.415 लीटर होता है, जिसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने डिजाइन किया। यह आयतन केवल निम्न दाब पर होता है। सामान्यतः सरलता से द्रवित होने वाली गैसें अधिक विचलन दिखाती है। इन गैसों में सामान्य ताप और दाब पर मोलर आयतन को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया। जैसे हाइड्रोजन के लिए गैसों का मोलर आयतन ये था 22.4 लीटर, इसका विचलन ये था। और क्वथनांक, इस क्वथनांक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए जो 22.402 ये इसका डिविएशन हो गया। इस तरह जैसे जैसे हम गैसों में देखते हैं, मेथिल क्लोराइड की बात करें तो 21.84 और डिविएशन ये हो गया। तो अलग अलग गैसों के लिए डिविएशन की वैल्यू अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो काजेस ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्या कारण है कि आदर्श आचरण से विचलन देखने को मिलता है? गैसों में आदर्श आचरण से तात्पर्य है कि गैसें पीवी = एनआरटी सूत्र का पालन कर ले, उस फार्मूले का पालन कर ले तो आदर्श बिहेव, अगर नहीं करे तो डिविएशन। तो गैसों में सभी नियम, जिसको बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम की पालना करे, किंतु वास्तविक गैसों का आचरण आदर्श के समान कभी नहीं होता, यानी कि आदर्श गैस के समान नहीं होता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैसों के व्यवहार की व्याख्या तो की जा सकती है, परंतु वास्तविक गैसों के आचरण, आदर्श आचरण के विचलन को नहीं समझाया जा सकता है। अतः अणुगति सिद्धांत की अभिव्यक्ति द्वारा पुनः यह स्पष्ट हो जाता है कि दो रूप में हम इसको, अभिव्यक्ति में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गई उसमें किस तरह से हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 है, गैसों के अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैसों के आयतन अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें अणु सभी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में मोमेंट जो होता है वो मैंने अभिव्यक्ति के लगभग सही मान माना जा सकता है, क्योंकि इस परिस्थिति में गैस के अणु का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.01% होता है, जिसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। किंतु यदि गैस का दाब 100 गुना बढ़ा दिया जाए स्टार्ट में, तो उसका क्या हो जाता है, 1.14% हो जाता है, और दाब 1000 गुना बढ़ाने पर 1.4% हो जाएगा। तो अर्थ इसको कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी अवस्था में गैस के कुल आयतन जो है, मानी कि आयतन बढ़ता जाएगा, 14% हो गया, 1000 गुना बढ़ाने पर 14% हो जाता है। इसी में गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणु के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। इस प्रकार उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। देखो पहले वाले फार्मूले में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि उसको नगण्य मान लो साहब, गैस का आयतन मूल आयतन के नगण्य मान लो, लेकिन जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब की वैल्यू 100 गुना या 1000 गुना बढ़ाते हैं, तो आयतन कुछ 100 करने लग जाता है, उसको नगण्य नहीं मान सकते, इसलिए डिविएशन दिखाती है। गैस के अणु के मध्य परस्पर बल नहीं पाया जाता है। भाई जनरली बात करते हैं कि वंडर वाल फोर्स देखने को मिलता है, ये अभिव्यक्ति सामान्य ताप और दाब पर तो सही है, परंतु कम ताप और अधिक दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन कम हो जाते हैं, तो अणु पास पास आ जाते हैं, और पास पास अणु जब आएंगे तो उनके बीच में बल कार्य करेगा। ऐसी अवस्था में गैस के अणु में परस्पर आकर्षण बल होना स्वाभाविक है। इस पक्ष को हम इस तरह से कह सकते हैं, यदि गैस के अणु के मध्य आकर्षण बल नहीं होता तो द्रवीकरण करना संभव नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं गैस स्टेट से ही लिक्विड स्टेट बनी है। वो तभी पॉसिबल होता है जबकि इनमें कोई फोर्स नहीं था और बाद में उनके बीच में फोर्स डेवलप्ड हो जाए। तो उनके बीच में फोर्स डेवलप्ड होने का मतलब क्या हो गया कि उनकी स्टेट बदल रही है। ध्रुवीकरण करना इसी तरह
किसी गैस की निर्वात में प्रसारित करने पर गैस का ताप हमेशा कम हो जाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट यही कहता है कि किसी भी गैस को अगर निर्वात से प्रसारित कर दिया जाता है तो उसका ताप कम हो जाता है। इस प्रभाव इस प्रकार समझाया जा सकता है कि गैस के प्रसारित होने पर अणु को उसके आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य में ऊर्जा व्यय हो जाती है जो अणु की स्वयं की गतिज ऊर्जा को प्राप्त करता है, मानी कि इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है और गैसों का शीतलन हो जाता है, ठंडे हो जाती है। इस कारण से वास्तविक गैसों में आचरण, जो वास्तविक गैसों का आचरण आदर्श से विचलित होता है, आदर्श के समान देखने को नहीं मिलता है। तो ये दो बड़े रीजन से, रीजन के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं कि आदर्श गैसों में जो विचलन है, आदर्श विचलन का क्या कारण माना गया। तो पहला तो माना गया है कि दाब बढ़ाने पर उसके बीच में क्या हो जाता है कि उसका आयतन बढ़ जाएगा और आयतन दाब बढ़ाने तो आयतन कम, उस तरह से उसकी वास्तविक गैस का आयतन बढ़ जाएगा और जिस कारण हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं नजदीक आएंगे तो अणु के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करेगा। धन्यवाद।